ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे सिंदरी से। देश का सबसे पुराना उर्वरक प्लांट सिंदरी में लगभग 2002 की बात है जब इस कारखाने को बंद कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि जो तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था उसको बताया गया कि वो आउटडेटेड हो चुका है और 1951 में शुरू किया गया देश का पहला उर्वरक प्लांट तकनीकी खामियों की वजह से 2002 में बंद कर दिया गया था। आप समझिए देश का कितना बड़ा नुकसान, टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन। लेकिन एक बार फिर से अब पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा कि गोरखपुर में भी ऐसे ही एक उर्वरक प्लांट को बंद किया गया था। ये तीसरा बड़ा उर्वरक प्लांट होगा देश का जिसे फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। 8,939 करोड़ रुपए की लागत से इसे फिर से स्थापित किया जाएगा। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को दोबारा शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज इसे राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। नीम कोटेड यूरिया, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो सरकार का फोकस है, पहले जो यूरिया का डाइवर्जन हो जाया करता था अलग अलग कालाबाजारी की वजह से, अब नीम कोटेड करने की वजह से उसका इस्तेमाल केवल खेती के लिए किया जा सकेगा। ये एक बड़ा रिफॉर्म किया गया यूरिया के क्षेत्र में। साथ ही साथ बंद पड़े संयंत्रों को फिर से चालू करने की जो कोशिश की गई, पुनर्जीवन देने की जो कोशिश की गई, उसका ज़मीन पर असर दिखता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। ये तीसरा संयंत्र है जो कि देश में शुरू किया गया है। 2 पहले ही शुरू किए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में उर्वरक बनाने के कारखाने, और ये तीसरा प्लांट जो कि देश का सबसे पुराना प्लांट है उसको 31 दिसंबर 2002 को बंद कर दिया गया था। ये बताते हुए कि अब इसमें घाटा हो रहा है। ये सिक यूनिट हो चुका था, तकनीक पुरानी हो चुकी थी, उर्वरक का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन किस तरह से चीज़ें वही हैं, इकोसिस्टम वही है। कैसे आप नए तकनीक के माध्यम से नया प्लान बनाते हैं, नई टीम बनाते हैं, नई तकनीक लेकर के आते हैं और फिर से एक यूनिट को रिवाइव करते हैं। टैक्स पेयर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये समझना प्रशासन के लिए, सरकार के लिए सबसे अहम मुद्दा होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि प्लांट के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी दौरा करेंगे और कर्मियों से बात करेंगे, क्योंकि लोगों को जोड़ करके रखना, एक विश्वास का माहौल बनाना भी किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के लिए काफ़ी अहम होता है। और देश को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। जैसा कि आपको पता है कि नैनो यूरिया के साथ साथ जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं, लिक्विड यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर भी काम लगातार चल रहा है। जो सब्सिडी दी जाती है उर्वरकों की, उसमें कैसे उसको रैशनलाइज़ किया जा सके, उसको लेकर के भी सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। किसानों को लगातार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप संतुलित मात्रा में जो एनपीके फर्टिलाइजर्स हैं उसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा अनुपयुक्त मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल से एक तरफ तो ज़मीनों की जो सेहत है उसको नुकसान पहुंचता है, दूसरे फसलों के उत्पादन पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए एक तरफ तो देश में फर्टिलाइजर्स के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जैसा कि आपको याद होगा कि कोविड के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में गैस की प्राइस बढ़ जाने से, क्योंकि गैस एक बहुत बड़ा इनपुट होता है किसी भी फर्टिलाइज़र प्लांट में, फर्टिलाइज़र की कीमतें लगातार बढ़ीं। और आपको याद होगा कि कोविड के दौरान सरकार ने किसानों पर इसका बोझ नहीं आने दिया और उस सब्सिडी को सरकार ने स्वयं सब्ज्यूम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की बढ़ी कीमतों की वजह से जो खाद की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, उसकी वजह से सरकार पर सब्सिडी का खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था। 80,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई थी और कोशिश ये की जा रही है कि कैसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाए उर्वरक के क्षेत्र में भारत को। दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या वजह थी कि देश के पहले उर्वरक प्लांट को बंद करने की नौबत आ गई थी 2002 में, और अब 22 सालों के बाद इसे फिर से पुनर्जीवित